जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमी की। बांग्लादेश की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। यद्यपि कोविड-19 का असर बांग्लादेश की इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की इकोनॉमी की स्थिति क्या है, अब तक क्या रही है, खासकर उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश पर कैपिटा जीडीपी नाउ हायर देन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पर बात ये बताई जा रही है कि जो बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी सकल घरेलू उत्पाद है, वो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत से अधिक है। अगर हम ठीक से देखें तो बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत हैं, उनसे अधिक है। इसमें से एक्सेप्शन कौन से हैं? तो दो स्टेट हैं, मिजोरम एंड सिक्किम, जो स्मॉल हिली स्टेट हैं, वो दोनों एक्सेप्शन हैं इन क्षेत्रों में। ये जो डाटा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको पब्लिश किया था। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो थी $1905 2019 के अकॉर्डिंग। वहीं अगर वेस्ट बंगाल की देखें, पश्चिम बंगाल की भारत की देखें, तो $1566 रही है फाइनेंशियल ईयर 19 में। इकोनॉमिकली द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया। अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो वेस्ट बंगाल जो है वो मोस्ट इकोनॉमिक डेवलप्ड स्टेट है ईस्टर्न इंडिया में। आगे देखें अगर हम लोग, तो बांग्लादेश लीड ओवर अदर स्टेट्स इन ईस्टर्न इंडिया इज इवन बिगर। तो जो अन्य स्टेट्स की बात कहा जाए, वो अन्य देशों में जो खासकर ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन सब में बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो लीड कर रही है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो बांग्लादेश की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो लगभग 50% हायर देन आसाम है। आसाम से 50% है, जबकि बिहार से 3 गुना ज़्यादा और झारखंड से 2 गुना अधिक है। वहीं पर अगर आसाम की प्रति व्यक्ति जीडीपी वाज एस्टिमेटेड, जो अनुमानित है, वो है 1185 फाइनेंशियल ईयर 2019 के अनुसार, जबकि बिहार बहुत ही पोरेस्ट, बहुत ही गरीब स्टेट्स में से शामिल है। इट्स पर कैपिटा जीडीपी वाज ओनली $627 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 2019, और जो कि वित्त वर्ष 2019 के अंत की बात की गई है उसमें। ये जो इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी की जो आंकड़े हैं, या आरबीआई द्वारा पब्लिश किए गए आंकड़ों के आधार पर हैं, जबकि बांग्लादेश के आंकड़े जो हैं वो आईएमएफ से लिए गए हैं। बांग्लादेश इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय द इंडियन टेरिटरीज। जो बांग्लादेश है वो 3 तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। इट्स शेयर इट्स बॉर्डर विथ 4 इंडियन स्टेट्स, जो 4 इंडियन राज्य हैं जिनसे इनकी बॉर्डर शेयर करता है ये: त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। द फिगर फॉर इंडियन स्टेट्स हैज़ बीन सोर्स्ड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा मैंने पहले बताया कि जो इंडियन स्टेट्स के जो फिगर हैं वो कहाँ से लिए गए, उनके सोर्स क्या है, तो आरबीआई है। एंड द एवरेज डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 19, और जो डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट को लिया गया है वो फाइनेंशियल ईयर 19 को आधार बनाकर लिया गया है। हैव बीन यूज्ड टू गेट द नंबर्स इन डॉलर। द एक्सचेंज रेट वाज $69.9 इन फाइनेंशियल ईयर 19। तो 2019 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो एक्सचेंज रेट था वो $69.9 प्रति डॉलर के अनुसार था। IMF pegged India's per capita GDP at 2177 in 2019, 14% higher than the eastern neighbors. Income growth in India in dollar terms is, however, on the lower side, raising the possibility of Bangladesh outgrowing its bigger neighbors in the next few years. तो जो इंडियाज पर कैपिटा जीडीपी है 2177 इन 2019 था, 14% हायर देन इट्स ईस्टर्न नेबर्स, जो पूर्वी राज्य हैं, जो पूर्वी पड़ोसी हैं, उनसे लगभग 14% ज़्यादा था भारत की पर कैपिटा जीडीपी। इनकम ग्रोथ इन इंडिया इन डॉलर टर्म्स अगर देखा जाए तो ये बात कही गई है। इन हाउएवर ऑन द लोअर साइड, रेजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बांग्लादेश आउटग्रोइंग इट्स बिगर नेबर्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आगे देखा जाए तो इन द पास्ट 5 ईयर्स, अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए तो पर कैपिटा जीडीपी एट करंट प्राइसेस इन इंडिया हैज़ ग्रोन एट 6.2% इन डॉलर टर्म्स।
जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है एट करंट प्राइस, वर्तमान मूल्य के आधार पर इन इंडिया हैज़ ग्रोन एट 6.2% इन डॉलर टर्म। डॉलर के टर्म में 6.2% के हिसाब से ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, वृद्धि कर रही है। एट दिस रेट ऑफ ग्रोथ डिफरेंशियल बांग्लादेश में सून ओवरटेक इंडिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी बाई 2030। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो जल्द ही 2023 तक बांग्लादेश इसको टेक ओवर कर लेगा और ओवरटेक करके आगे निकल सकता है। अगर यहाँ पे विशेष बात को देखा जाए, पर कैपिटा जीडीपी एट करंट प्राइसेस इन यूएस डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 19, डाटा फॉर इंडियन स्टेट्स बेस्ड ऑन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 18 प्रोजेक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ स्टेट्स विद डाटा गैप। जो सोर्स है ये है यहाँ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड आरबीआई। जो पर कैपिटा जीडीपी एट करंट प्राइसेस इन यूएस डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 19 था, डाटा फॉर इंडियन स्टेट्स बेस्ड ऑन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो किस पर बेस्ड है? तो वो एनडीपी पर बेस्ड है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद पर। एंड ग्रोथ इज फाइनेंशियल ईयर 18 प्रोजेक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर फॉर स्टेट्स विद डाटा गैप। ठीक है, तो ये दोनों डाटा मैंने कहा कि जैसे पहले कि आईएमएफ और आरबीआई से लिए गए हैं। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जीडीपी समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम लोग एक लाइन में समझें, एक डेफिनेशन समझें, तो किसी भी देश की, कोई भी एक कंट्री है, कोई एक इकोनॉमी है, उसकी डोमेस्टिक और इकोनॉमिक बाउंड्री, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्री में डिफरेंस होता है, तो उसको आप लोग डिटेल में किसी दिन अलग से टॉपिक लेकर के मैं उसको समझा दूंगा। लेकिन सिर्फ इतना याद रखिएगा कि डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर किसी एक वर्ष में, एक वर्ष का मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर से, एक वर्ष में जितना भी प्रोड्यूस किया गया है, जितना भी उत्पादित वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ्स, उन सब, खासकर मध्यवर्ती नहीं, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, दो तरह की वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं, अंतिम और मध्यवर्ती। ये डिपेंड करता है उस वस्तु के उपभोग पर कि आपने उसका उपभोग किस लिमिट पर जाकर किया है, वो वही उसकी अंतिम वस्तु होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीडीपी का मतलब होता है किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य यानी मॉनिटरी वैल्यू क्या है, वो है जीडीपी यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसी चीज़ को हम लोग एनडीपी में कन्वर्ट करें तो एनडीपी क्या होता है? जहाँ पर जीडीपी की बात हम लोगों ने की थी, उसमें ये कहा था कि डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, वो वस्तुएं या सेवाएं चाहे किसी उस कंट्री के द्वारा के लोगों द्वारा की गई हो या किसी भी फॉरेनर के द्वारा की गई हो, उससे मतलब नहीं होता। तो जीडीपी में हर एक चीज़ को काउंट कर लिया जाता है। जबकि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें क्या कहते हैं, नेट शब्द जो है वो शुद्धता को दिखाता है, नेशनलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे नेट से सब एनडीपी जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट है भी, तो एनडीपी का मतलब यहाँ पे है डेप्रिसिएशन से। तो डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर दें तो हमें शुद्ध चीज़ें निकल आती हैं। जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है, ह्रास क्या होता है? ह्रास का मतलब जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो किसी भी, जैसे फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में आप मशीनरीज को लगाते हैं, मशीनरीज में टूट फूट आती है, रिपेयरिंग करनी पड़ती बार बार, तो वो डेप्रिसिएशन होता है, वो आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता, वो आपका प्रोडक्शन नहीं हो सकता। उसको प्रोडक्शन में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी, तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और तीसरी चीज़ आती है जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड जीएनपी यानी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे नेशनल शब्द जुड़ा हुआ है। नेशनल शब्द राष्ट्रीयता से लेकर के है, यानी सिटीजनशिप से लेकर के। तो जैसा मैंने पहले बात की कि जीडीपी में चाहे कोई भी उत्पादित करे उस इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर, तो वो सब कुछ क्या होता है, वो होता है जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वहाँ पे डोमेस्टिक शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेशनल शब्द जुड़ा हुआ है जीएनपी में। तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी अगर माइनस कर दिया जाए कि जो भी फॉरेनर्स हैं वो आपकी अपनी इकोनॉमी में जो चीज़ें उत्पादित कर रहे हैं उनको आप माइनस कर दीजिए, प्लस आपकी कंट्री को लोग जो अब्रॉड में रह रहे हैं, फ्रॉम अब्रॉड जो इनकम आ रही है
उसको प्लस कर दें तो जो चीज़ें आपको सामने आएंगी वो होगी GNP। और अगर GNP में से आप क्या करें कि GNP में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दें, क्योंकि इसको भी उत्पादन करने में कुछ ना कुछ तो टूट फूट हुई होगी, तो GNP में से अगर आप डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं तो आपको जो निकल के आता है होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये दो रेट पे डिसाइड होती है ये सारी चीज़ें, एक होती है फैक्टर कास्ट यानी लागत मूल्य पर, एक होता है मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर। दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं, देखिए किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन में थोड़ा सा और जान लेते हैं। किसी वस्तु के प्रोडक्शन में आपको चार चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होती है लैंड की, दूसरी होती है लेबर की, तीसरी होती है एंटरप्रेन्योर की, और चौथी होती है क्या, कैपिटल की। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब सपोज दैट आपको कोई एक प्रोडक्ट आप उत्पादित कर रहे हैं, सपोज आप 2 रुपये लैंड चार्ज दे देते हैं, रेंट देते हैं, 2 रुपये लेबर का वेजेस दे देते हैं, 2 रुपये आप इंटरप्रेन्योर हैं तो आप 2 रुपये प्रॉफिट ले लेते हैं, एंड कैपिटल का इंटरेस्ट आप 2 रुपये देते हैं, तो वस्तु बन के कितने में तैयार हो जाती है, 8 रुपये में। तो ये उसकी वस्तु की हो गई कास्ट प्राइस यानी लागत मूल्य। तो हर एक वस्तु की अपनी कास्ट प्राइस होती है, लागत मूल्य होती है। अगर उसी पे सारी चीज़ों को, सारी वस्तुएं एवं सेवाएं जो उत्पादित हुई हैं किसी इकोनॉमी में, उस पर जोड़ लिया जाए तो वो हो जाता है फैक्टर कास्ट पर आधारित, चाहे वो GDP निकाली जाए, चाहे GNP निकाली जाए, चाहे NNP निकाली जाए या NDP निकाली जाए, सब कुछ फैक्टर कास्ट पर निकलेगा। लेकिन क्या ये मूल्य बाजार मूल्य के साथ लागू हो पाता है, नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा क्या होता है, फैक्टर कास्ट में क्या चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो फैक्टर कास्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, कुछ वस्तुओं पर सब्सिडी भी दी जाती है। तो अगर ये चीज़ें हो जाए तो क्या निकल के आता है सामने, मार्केट प्राइस निकल के आता है। तो दो रेट हो गए, एक तो फैक्टर कास्ट का रेट हो गया और दूसरा मार्केट प्राइस का रेट हो गया। तो हर एक चीज़, चाहे वो GDP हो, GNP हो, NNP हो, NDP हो, ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें फैक्टर कास्ट पर भी निकाली जाती हैं और मार्केट प्राइस पर निकाली जाती हैं। तो जो NNP होता है यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये अगर ये फैक्टर कास्ट पर निकाला जाए तो यही क्या होता है, रियल नेशनल इनकम होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जल्दी, आप लोगों को आई होप समझ में आ जाएगा। एक बार ना समझ आए इसको दोबारा रिवाइज करके देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The numbers also suggest Bangladesh national GDP will soon surpass the combined economic might of India's 10th eastern states including West Bengal, Bihar, Jharkhand and Assam। पहले भी बात हो चुकी है इस पर कि the numbers also suggest Bangladesh national GDP will soon surpass the combined economic might of Indian 10 eastern states। जो 10 ईस्टर्न स्टेट हैं उनकी कंबाइंड जो इकोनॉमी है उससे माइट भी सरपास हो जाएगा। जो 10 उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और आसाम है। इन 2017-18 द कंबाइंड GDP ऑफ 10 ईस्टर्न स्टेट्स वाज वर्थ 290 बिलियन। 2017-18 में अगर एक कंबाइंड GDP की बात की जाए इन 10 स्टेट्स की, ईस्टर्न स्टेट की, नॉर्थ ईस्टर्न की, तो उसमें $290 बिलियन था अगेंस्ट बांग्लादेश GDP 288 बिलियन इन 2018 अकॉर्डिंग टू द IMF लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, जो कि IMF द्वारा जारी किए गए। इन द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में देखा जाए तो बांग्लादेश पर कैपिटा GDP ग्रू एट ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR ऑफ 10.4% इन द सेम पीरियड। पिछले 5 सालों में जो बांग्लादेश का एनुअल ग्रोथ रेट रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है, वो 10.4%। इन द सेम पीरियड वेस्ट बंगाल्स पर कैपिटा GDP एक्सपेंडेड एट द annualized rate of 7.5%, while it was 7.6 in Assam, 7.1% बिहार, 5.6% झारखंड। तो काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए ये सब। त्रिपुरा विच इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय बांग्लादेश। अगर आप त्रिपुरा का मैप देखेंगे तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। However, grew a much faster clip। ये जो है ये बाकियों की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है और पिछले 5 सालों में त्रिपुरा पर कैपिटा GDP हैज़ ग्रोन एट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 11.2% like the state to close the income gap with its neighbor। तो जो त्रिपुरा है उसका जो ग्रोथ देखा जाए तो बांग्लादेश से भी ज़्यादा है। बांग्लादेश का 10.4 है, लेकिन त्रिपुरा का ग्रोथ रेट जो रहा है वो 11.2 रहा है पिछले
5 सालों में अपने आसपास के नेबर्स से कहीं ज़्यादा गैप नज़र आया है। बांग्लादेश इकोनॉमिक सक्सेस इज एट्रीब्यूट टू इट्स टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर। मुख्य रीजन क्या रहा है बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो करने की? तो टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर रहा है। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द रेडीमेड गारमेंट सेक्टर हेल्प्ड द इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म इनटू अ मोर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड one and large inflows of remittances helped strengthen its external position and supported private consumption, cited the IMF in its recent consultation paper on the country. तो टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर रहा है। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द रेडीमेड गारमेंट सेक्टर हेल्प द इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म इनटू अ मोर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड वन एंड लार्ज इनफ्लोज ऑफ रेमिटेंसेस। तो दो चीज़ें रही हैं, एक तो बाहर से रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं जिसकी वजह से टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर और रेडीमेड सेक्टर का जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर रहा है वो तेज़ी से ग्रो किया है। इसके अलावा और भी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड जो वन एंड लार्ज इकोनॉमिक फ्लो बढ़ा है तेज़ी से। रेमिटेंसेस क्या होता है? रेमिटेंसेस वो होता है कि जब आपके देश का कोई भी व्यक्ति विदेश में रहता है और वहाँ से पैसा अपने देश में भेजता है तो उसे कहा जाता है फॉरेन रेमिटेंसेस। Bangladesh is now the largest apparel exporter after China, which total apparel exports worth around 33 billion during 2018 according to the data from the World Trade Organization. This was more than twice India's apparel exports worth $16 billion that year. ठीक है, it is expected to continue its growth momentum in the near to mid-term, allowing it to further increase its lead over Eastern India. The Asian Development Bank expects Bangladesh to be the fastest growing economy in Asia in 2019 and 20. ये उम्मीद जताई जा रही थी with GDP growth rate of 8% and constant price। 2019-2020 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की उम्मीद थी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा कि बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा, लेकिन कोविड-19 की वजह से थोड़ी सी समस्याएं जारी हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक पैक्स द इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 6.5%। इंडियन इकोनॉमी 6.5%, जबकि बांग्लादेश की 8% कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से ग्रो करने की उम्मीद जताई गई थी एडीबी के द्वारा। आप लोगों से क्वेश्चन है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसके अलावा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तथा डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय भी आप लोग बताएंगे। आई होप आप लोगों को कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।